न्यूज संवाददाताओं और विशेषज्ञों की पैनी नजर। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस का किया दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य बेस की सुरक्षा का लिया जायजा। सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। श्रीनगर में भी करेंगे बैठक, सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। अजीत डोभाल एक बार फिर बने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उनका दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर किया गया कैबिनेट रैंक का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला मंत्रालय का प्रभार। साइकिल से पहुंचे अपने कार्यालय। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संभाला कार्यभार। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड, जबकि कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक राहत न मिलने का पूर्वानुमान किया व्यक्त। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। अभी तक आतंकवादियों के शव की नहीं हुई शिनाख्त। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले आजाद शहर में बाजार और मस्जिद के पास हुए कार बम विस्फोट में 19 लोगों की मौत। मस्जिद के पास भीड़भाड़ वाले बाजार में इफ्तार के दौरान हुआ विस्फोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शाम 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन का दौरा किया। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा सामरिक क्षेत्र है। रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सियाचिन में अब तक 11,000 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे में वीर सैनिकों का नाम वहां दर्ज किया गया है, जिन्होंने सियाचिन सरहद की रक्षा करते हुए अपना जीवन कुर्बान किया। सियाचिन का आधार शिविर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 23,000 फीट पर है। सर्दियों में यहां तापमान 0 से 70 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने सैनिकों के शौर्य और जज्बे को सलाम भी किया। आपके जज्बे को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को मैं हृदय की गहराइयों से समझ करता हूं। सेना में काम करने वाले जो जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान का भाव होता है, सेंस ऑफ प्राइड होती है। सेंस ऑफ प्राइड मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे स्ट्रांग स्वाभिमान की भावना। और यह स्वाभिमान की भावना व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है और राष्ट्रीय भी स्वाभिमान की भावना होती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इस पद पर नियुक्त किया है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई। डोभाल को पहली बार मई 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आज साइकिल पर पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली के निर्माण भवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा
कि स्वास्थ्य क्षेत्र में देश की सेवा करने और इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत को टीबी मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोल्डली 2025 तक भारत से ट्यूबरक्लोसिस से संपूर्ण रक्षा करने के लिए निर्णय किया है। हमारा प्रयास होगा कि इस काम पर बड़े पैमाने पे आंदोलनात्मक पेश से काम किया जाए। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज विधि एवं न्याय मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वो इससे पहले भी इस मंत्रालय का काम संभालते आए हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज चोजन अगेन टू मी टू वर्क एज द लॉ मिनिस्टर एंड रिपोज हिज कॉन्फिडेंस इन मी। हमारी सरकार को बहुत ही निर्णायक बहुमत मिला है और इस निर्णायक बहुमत में लीगल एक्सेस, लीगल एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन जस्टिस डिलीवरी, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी पदभार संभाला। इस मौके पर मंत्रालय के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। उनके पास वस्त्र मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया है। अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इस मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर जिलों में अब तक का रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 48.9 डिग्री सेल्सियस के साथ चुरू कल दूसरे दिन भी प्रदेश में सबसे गर्म प्रदेश रहा। श्रीगंगानगर में पारा 48.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर सहित कई अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। उधर उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने और कई स्थानों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बारिश हुई, जिससे जंगलों में लगी आग पर भी असर पड़ा है। आज पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की 90वीं जयंती है। उन्होंने आजीवन लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर और वंचित लोगों को राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया और उसे हल भी करने का काम किया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी ने जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर जया जेटली, माइकल फर्नांडिस, प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा में जॉर्ज फर्नांडिस का योगदान सबसे अहम है।
जॉर्ज फर्नांडिस की प्रमुख सहयोगी रही जया जेटली ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस की सादगी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। He was an extraordinary person in our public life and a very important person in the growth and development of democracy in the country. Actually today, if we have our constitution back, if we have our democratic rights back, it is because of individuals like Mr. George Fernandez who fought for restoration of our constitution and democratic values between 1975 and 77 when Indira Gandhi imposed the emergency and imposed a total dictatorship in this country. The other thing is his egalitarian spirit, his deep and abiding commitment to the poor, to the underprivileged. Always he stood up for the underdog, and from his early days, whether it was municipal workers in Mumbai or railway workers or whatever it is, or on the agrarian side, his commitment to the poor and to the underprivileged was something phenomenal. जॉर्ज साहब भी ऐसे व्यक्ति है जो कुछ प्रतीक छोड़ कर गए हैं, जो हमें सबको हमेशा याद दिलवाना चाहिए। वो है उनकी मानवता और दूसरे उनकी सादगी। सरकार में रह के चाहे वो किसी भी पद पे हो या कोई उनके हाथ में कोई पद ना भी हो, उनका काम, उनका सोच, उनका रहन सहन एक ही जैसे होता था। तो उससे हम मान सकते थे कि जितना बड़ा होकर भी उनका दिल और उनके रोज़ाना जीवन में कभी एक दूसरे इंसान के लिए हमेशा एक उनके प्रति प्यार रहता था और परेशानी रहती थी जब कोई और परेशान हो। और इस अवसर पर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस सभी विचारधाराओं को एक साथ और अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की बात करते थे। जॉर्ज लोकतंत्र के एक सबसे बड़े संरक्षक के रूप में मैं उन्हें देखता हूं, और लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता के हितों की रक्षा के लिए हम कैसे काम करते हैं। तो उनमें एक सबसे बड़ी खासियत थी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ हों, जिस विचारधारा के हों, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, सेंट्रिस्ट, सारे के बीच एक सामंजस्य बना करके वो चाहते थे कि जो लोग भी काम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक ढांचे में, एक्सट्रीम लेफ्ट को भी बराबर यही कहते थे कि आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही कुछ चीज़ दे सकते हो, क्योंकि अंतिम व्यक्ति की लड़ाई जो लड़ी जा सकती है और वह सार्थक लड़ाई तभी होगी जब शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम कोई काम कर सकें। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां सपा बसपा गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया कि सभी 11 सीटों पर आगामी उपचुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। बसपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज बीजेपी इतनी मजबूत हुई है। बसपा सुप्रीमो ने बैलेट के जरिए चुनाव कराने की भी भविष्य में मांग करने की बात कही। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, तो क्या ये माना जाए कि चूंकि इन 11 सीटों के उपचुनाव में बसपा अकेले मैदान में उतर रही है, तो बसपा सपा गठबंधन टूट गया है? बिल्कुल ममता, अगर हम इस खबर का विश्लेषण करें तो ये कहा जा सकता है। अब हालांकि इसकी बीएसपी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन हमारे जो पुख्ता सूत्र बताते हैं और हमारे पास जो जानकारी है उस लिहाज से अब ये जब कह दिया गया है कि उनको सभी 11 सीटों पर उपचुनाव लड़ने हैं। हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय से एक नीति बना रखी थी कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार उसने ये नीति बनाई है अपनी पार्टी के लिए कि वो उपचुनाव लड़ेगी और ये अकेले लड़ेगी। जबकि हम जानते हैं कि जो गठबंधन हुआ था जिसमें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ मिलकर अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव गठबंधन की तरफ से मायावती ने लड़ा था, लेकिन अब जिस तरीके से 11 सीटों पर उपचुनाव जब अकेले लड़ रहे हैं तो उसका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो यही कहता है कि ये गठबंधन टूट चुका है। और इसमें न सिर्फ गठबंधन टूटने की बात हुई, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहाँ तक कहा कि जिस बात के लिए गठबंधन किया गया था और एक दूसरे को जिताने के लिए जो कोशिशें की गई थी वो नाकाम हुई। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उनकी पारिवारिक कलह की वजह से
उनका जो बेस वोट था वो न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए ट्रांसफर हुआ, कम नहीं हुआ, बल्कि उनको खुद नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उनका कहना था कि अब हमें अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़नी होगी, कम से कम इन उपचुनावों पर। हालांकि उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि इन उपचुनावों के बाद स्थिति क्या बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि तकरीबन 2.5 साल के बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और वैसी स्थिति में उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि हम रिव्यू कर सकते हैं, और वैसी स्थिति में ये होगा कि अगर गठबंधन होगा या नहीं होगा तब ये तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 11 सीटों पर अकेले चुनाव जो लड़ने का जो उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से, उसका सीधा मतलब निकलता है कि गठबंधन टूट गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें कि जिस तरीके से इस चुनाव परिणामों के बाद मायावती और अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन बना रहेगा, और यहाँ तक था कि 5-5 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करते हुए बातें कही हैं, और अब क्या इसके ऊपर कोई और मंत्रणा होती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आरएलडी की तरफ से कुछ कोशिशें होती हैं, या आज का उनका जो संबोधन है अंतिम रूप में इस बात में तब्दील हो जाता है कि वो गठबंधन अब नहीं होने जा रहा है, कम से कम 11 सीटों पर आगामी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं मिलकर, तो ये भी स्पष्ट होना सिर्फ बाकी है। ऋषि, वैसे भी हमने देखा कि आम चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरीके से बसपा प्रमुख ने अपने पार्टी संगठन में बड़ा उलटफेर किया, कई लोगों को उनके पद से हटा दिया गया, और हम ये भी जानते हैं कि मायावती जब कोई निर्णय करती है तो बड़ा सोच समझ कर निर्णय करती है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि परिणाम, जो चुनाव परिणाम आए हैं, उनको पूरी तरह से आंकने के बाद, जमीनी सच्चाइयों को जांचने के बाद मायावती ने फैसला लिया होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो समय लिया गया है, और आज 3 तारीख हो गई है, और हमने जो चुनाव परिणामों के बाद देखा कि 8 से 10 दिन के जो समय लिया गया वो इसी बात को लिया गया। पहले उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन को जो सफलता नहीं मिली उसकी समीक्षा की, और जैसे कि आपने बताया तमाम पदाधिकारियों को हटा दिया, जो अन्य राज्यों के उनके पदाधिकारी थे, प्रभारी थे, उन सबको एक तरफा उन्होंने बदल दिया। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि प्रदेश में जो संगठन स्तर पर बदलाव किए जाएंगे, लेकिन अभी उसकी घोषणा तो नहीं की गई है। देखना होगा कि यूपी में इसका क्या असर होता है, कि पार्टी को जो उपेक्षित उन्हें उम्मीद थी कि इतनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, और उन्होंने ये भी कहा कि जो 10 सीटें मिली हैं वो उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जो कोशिशें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण बात आज कार्यकर्ताओं के सामने कही है, जो खबरें बता रही हैं, सूत्र बताते हैं कि कई बार शिवपाल यादव का नाम लिया गया, और इस बात का आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का जो पारिवारिक कलह है वो इसमें असफलता का बड़ी वजह उन्होंने बताई। ये बेहद महत्वपूर्ण है, और उन्होंने साफ संकेत भी दिए कि पहले समाजवादी पार्टी अपने घर का जो कलह है, जो लड़ाई है, उसको दूर करे, उसके बाद हम आगे कोई भी विचार करेंगे। तब तक उन्होंने ये फैसला किया और कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो 11 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, और ऐसे कुछ ऐसी बड़ी बातें भी कही हैं, जैसे कि वोट ट्रांसफर नहीं हो सका, अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा इस रैली में, इस मौके पर ऋषि, की अपनी पत्नी और भाई को भी नहीं जिता पाए अखिलेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं, हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है। तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कब सीखेगी? मुझे भी स्कूल जाना है। लड़कियां स्कूल नहीं जाती। नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। नाम बताओ ना। मेरा नाम कुसुम कुमारी है, मेरी उम्र 7 साल है। मेरे बापू ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, नहीं तो मैं भी दूसरी कक्षा में होती। मैं भी अपने भैया के साथ पढ़ना चाहती हूँ। आप कैसा पढ़ना चाहती हो? मेरे पापा को बोलो ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। माँ टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में, अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-32 लापता हो गया है। क्रू मेंबर्स समेत विमान में 13 लोग सवार हैं। विमान ने दोपहर 12:25 पर जोरहाट से उड़ान भरी थी, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद से विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। विमान के एयरफील्ड में तय समय से न पहुंचने पर भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया। विमान की खोजबीन के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों को काम पर लगाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू की अदालत ने देश के बाहर जाने की इजाजत दे दी है। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन ब्रिटेन जाने पर रोक जारी रहेगी। रॉबर्ट वाड्रा को अदालत ने 6 हफ्तों तक यात्रा करने की इजाजत दी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश में संपत्ति की अवैध खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन जारी कर मंगलवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले भी वाड्रा को समन भेजा गया था, लेकिन वो प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि वाड्रा ने अपने खराब स्वास्थ्य को उपस्थित न होने का कारण बताया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित आश्रय गृह मामले में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से यौन शोषण से जुड़े सभी मामलों को 3 महीने के भीतर पूरा करने को कहा है। अदालत ने सीबीआई से आश्रय गृह स्थल पर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बाहरी लोगों की भूमिका पर भी जांच के दायरे को बढ़ाने को कहा है। आज सीबीआई ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंपी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ आज तड़के शोपियां जिले के मोलू चित्रगाम इलाके में हुई। मुठभेड़ की जगह से सुरक्षा बलों को 2 शव मिले हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि आधी रात के आसपास 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के ऊपर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बस नोएडा से भिंड जा रही थी। देर रात ये दुर्घटना यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 132 के पास हुई। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह मई के महीने में 1,289 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 94,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 6,273 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2019 में सरकार को केंद्रीय जीएसटी की मद में 17,811 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी की मद में 24,462 करोड़ रुपए मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार एकीकृत जीएसटी की मद में सरकार को 49,891 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 24,875 करोड़ रुपए का शुल्क आयात के जरिए मिला है। इसके अलावा 8,125 करोड़ रुपए का उपकर मिला है, जिसमें आयात पर लगा 953 करोड़ रुपए का उपकर भी शामिल है। इस साल मई महीने में जीएसटी संग्रह पिछले साल के मई महीने से 6.67% ज्यादा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले पश्चिमोत्तर शहर अजाज में एक कार बम विस्फोट में 19 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले ब्रिटेन स्थित सीरियाई संगठन के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने ये जानकारी दी। ये हमला देर शाम शहर के मध्य क्षेत्र में मस्जिद के पास भीड़भाड़ वाले बाजार में इफ्तार के दौरान हुआ। अजाज उत्तरी अलेप्पो प्रांत में तुर्की के प्रभाव वाले एक क्षेत्र के मध्य में स्थित है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका बिना किसी पूर्व शर्त के ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पॉम्पियो ने ये बात कही। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच पॉम्पियो का ये ताजा बयान आया है। अमेरिका ने ईरान की कथित और अस्पष्ट धमकी से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के फुजराहो तट पर युद्धपोत और B-52 बम वर्षक तैनात कर दिए थे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अब्बास मौसवी ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के प्रति अपना गलत दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से 3 दिन की ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुंच गए हैं। अपनी ब्रिटेन यात्रा की पूर्व संध्या पर ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्सिट प्रक्रिया को बिना किसी शर्त के पूरा करना चाहिए और इसके लिए निर्धारित किए गए 39 अरब पाउंड चुकाने से मना कर देना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को ब्रेक्सिट मामले में अपने कानूनों के अनुसार काम करना चाहिए। आज यानी 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत में भी आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन का लक्ष्य है लोगों को साइकिल चलाने के फायदों के बारे में जागरूक करना। दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल की सवारी को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। एक जमाना था जब भारत ही नहीं लगभग दुनिया भर में साइकिल का बोलबाला था। चीन के बाद दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा साइकिल भारत में बनती हैं, लेकिन अब दुनिया की आबादी के हिसाब से साइकिलों की संख्या कम हो रही है। वो भी तब जब खुद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि साइकिल इंसान के दिल, दिमाग और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखती है। रोजाना 15 से 30 मिनट साइकिल चलाने से पेट की चर्बी और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को 2020 तक दुनिया भर की साइकिलिंग राजधानी बनाने के लिए 1.5 करोड़ यूरो की योजना बनाई गई है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि लंदन में अब डॉक्टर्स अपने मरीजों को पर्ची पर दवाइयों के साथ हर रोज 30 मिनट साइकिल चलाने की भी सलाह दे रहे हैं। आपने स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल के बारे में जरूर सुना होगा। स्पेन में इसकी शुरुआत वेलेंसियन राज्य के बुनोल शहर में साल 1945 से हुई थी। इसी उत्सव की धूम अब अमेरिका तक भी देखी जा सकती है। अमेरिका के कोलंबिया शहर में जहां लोगों ने टोमेटिना फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया। इसमें खास होता है कि एक दूसरे पर टमाटर फेंकना। ये खेल ऐसा ही है जिसमें लोग बिना किसी परवाह के एक दूसरे पर टमाटर फेंककर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जिस जगह ये उत्सव मनाया जाता है वो क्षेत्र टमाटर से लबालब भरा होता है। इस दौरान लोगों के कपड़े भी पूरी तरह से टमाटर के रंग में मिलकर लाल हो जाते हैं। बगोटा की राजधानी के उत्तर का ये इलाका अपने टमाटरों के लिए प्रसिद्ध है। टोमेटिना सांस्कृतिक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है जो फसल के अंत का प्रतीक है। इस उत्सव में उन टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने के योग्य नहीं होते या जिनका इस्तेमाल बेचने या निर्यात करने में नहीं किया जा सकता। Yeah.